आज बंगाल विजय उत्सव के इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बहनों भाइयों विशेष धन्यवाद देता हूं अजय जी का, विमल जी का और उनकी समस्त टीम का, जिनके प्रयास से एक कार्यक्रम हुआ। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले लगभग 4 महीने से कन्नौज से दूर था, तो 4 महीने बाद जब यहाँ पर आना हुआ तो एक ही बार में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का भी एक साथ सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। रामायण में भगवान राम जब वानर सेना के साथ में लंका विजय के लिए निकले तो बीच में समुद्र आ गया। अब समुद्र को पार कैसे किया जाए, तो उस पर पुल बनाने की आवश्यकता थी। पुल तो बनाया नल और नील ने, लेकिन उसमें एक योगदान की चर्चा गिलहरी की भी होती है। वो गिलहरी जो समुद्र में जाती थी, पानी में डूबती थी और फिर आकर रेत पे रुकती थी और फिर जाती थी। कुल मिलाकर नल और नील ने वह पुल बनाया, लेकिन योगदान आज तक इतिहास में उस गिलहरी का भी याद किया जाता है। तो बंगाल विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता की विजय है। ये बंगाल की विजय भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति की विजय है। ये बंगाल की विजय भाजपा के महामंत्री सुनील बंसल जी के अथक प्रयासों और मेहनत की विजय है। और इस ऐतिहासिक काम में मुझे भी गिलहरी सहयोग करने का अवसर मिला है। यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। मेरे पिता कोई नेता नहीं है, राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली। आप ही सबके बीच में पार्टी का काम करते हुए आप सबके बीच से निकल कर आया। आप सबने आशीर्वाद दिया, आप सबने सहयोग किया और खासकर मेरे तमाम नौजवान साथी, मेरे छोटे भाई, ऐसे लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ चले और तब जाकर यह कारवां बढ़ता गया। और एक नहीं, मुझे कई अनेकों इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर मिला। पहला अवसर यहाँ के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को हरा दिया। दूसरा अवसर जब मैं संसद के ऊपर पहुंचा तो मैं जहां से शुरू हुआ था, मुझे ध्यान है क्योंकि मैं शिशु मंदिर का छात्र रहा हूं। और जब मैं शिशु मंदिर का छात्र था तो मैं बचपन से हम लोग नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वह सारे का सारा है। कश्मीर कहां मालूम नहीं। एक 6 साल 7 साल के बालक को कश्मीर कहां है, कश्मीर क्या है, कश्मीर क्यों है, या कुछ नहीं मालूम, लेकिन बस नारा लगाना था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और धीरे 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 जब चेतना आई, जब समझ बढ़ी, तो समझ में आया कि कश्मीर की समस्या क्या है। फिर समझ में आया कि धारा 370 ये कश्मीर की समस्या है। और फिर आप देखो वह धारा 370 को हटाने का जो हम लोग बात करते थे, कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा, सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं उस संसद के भीतर मौजूद था जब भारत के गृह मंत्री ने झटके में धारा 370 को समाप्त कर दिया। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। धारा 370 जब हटी थी तो संसद के भीतर मुझे भी रहने का मौका भी प्राप्त हुआ था। इतिहास का हिस्सा बनाओ। इतना ही नहीं, आप सबने देखा होगा बड़े बड़े काम जो उस समय के ऊपर हुए थे, सीए का कानून, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले तमाम सारे हिंदू जो केवल
बंटवारे में इन देशों के भीतर फंस गए थे। वह लोग केवल वहां के ऊपर प्रताड़ित इसलिए हो रहे थे कि उनके वो हिंदू हैं, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। और ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता मिले, इस कारण से सीए कानून भी उस समय के ऊपर पास हुआ। एक अनेकों काम यही नहीं, मुझे आज भी ध्यान है कि जब जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा हो रहा था, हम लोग भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। राम मंदिर आंदोलन मेरे सामने खड़ा हो, मैं छोटे छोटे थे, कक्षा 5 में पढ़ते थे, मुझे आज भी ध्यान है। मैं जब कक्षा 5 में पढ़ता था, हम मोहल्ले के बच्चे अपने इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे होकर मोहल्ला में घूमते हुए नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और फिर मित्रों, वह दिन में सौभाग्य आया कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो संसद के भीतर रहने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, संसद के भीतर रहने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। और यही नहीं, भारत की पुरानी संसद जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसका आखिरी संसद हो, और भारत की पहली संसद जो नरेंद्र मोदी के समय पर बनी, उसका पहला संसद हो, यह भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इतिहास का हिस्सा बनने का तो आप सबके कारण से, आप सबके आशीर्वाद से मैं इस बात को कहता हूँ कि जो कुछ भी हूँ, मैं कन्नौज की महान जनता के कारण से, अपने हजारों भारतीय जनता पार्टी के अपने भाई जैसे कार्यकर्ताओं के कारण से हूँ। मैं किसी परिवार की कृपा के कारण से नहीं हूँ, किसी व्यक्ति की कृपा के कारण से। इसलिए बंधुओं, और जब बंगाल की चर्चा आती है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी चर्चा आती है। और आज सही मायने में आगे भारतीय जनता पार्टी जो हमारा विचार है, उसके यदि हम लोग उसके आधार पर जाएंगे तो शायद उसका आधार बंगाली है, क्योंकि अब बंगाल, पश्चिम बंगाल आज भारत का जो अभिन्न हिस्सा है, और उस समय के ऊपर आजादी के पहले, वो जिस समय के ऊपर वहाँ बंगाल विभाजन की जो बात चल रही थी कि माने भारत का यह अभिन्न हिस्सा बंगाल या पाकिस्तान के भीतर चला जाए, और उस समय के ऊपर वह जो आज भारत का हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल है, इसको रोकने के लिए आंदोलन हुआ। वो आंदोलन संघ ने किया। उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वह चेहरा थे। और शायद उन लोगों के उस आंदोलन के कारण से कई लोगों ने अपने प्राण तक त्यागे, तब जाकर यह बंगाल बचाने का काम हुआ। लेकिन बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के रूप में जो आज हम इसको जानते हैं, वो पाकिस्तान के भीतर चला गया। लेकिन हम लोग या हिंदुओं का रहने वाला तमाम सारा पश्चिम बंगाल जिसको आज हम बोलते हैं, वो भारत का यदि अभिन्न हिस्सा है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे संघ के कारण से है। और मित्रों, यही एक कारण रहा कि जब जनसंघ की जब स्थापना हुई तो जनसंघ की स्थापना का मूल कारण क्या था? जनसंघ की स्थापना का मूल कारण यही था कि भारत की आजादी मिली, आजादी के साथ भारत का विभाजन हुआ, और जो भारत का जो विभाजन हुआ, वह भारत के विभाजन के समय बंगाल ने क्या क्या नहीं झेला है। डायरेक्ट एक्शन डे, जहाँ के ऊपर हजारों हिंदू घरों से खींच कर काट दिए गए, महिलाओं के साथ में किस प्रकार से दुराचार हुए, इतिहास कहानियों से भरा पड़ा है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा नौवा खाली का दंगा हो, वह बंगाल पूरा जिस प्रकार से जला दिया गया, लाखों हिंदू वहां के ऊपर कत्लेआम किया गया, यह आजादी के समय के ऊपर बंगाल के भीतर हुआ। और लेकिन उसके बाद जब इस समय के आजादी के बाद, जब भारत का विभाजन के बाद भी भारत सीख नहीं ली, भारत की बनी हुई सरकार, विभाजन के समय के ऊपर एक सरकार जो पाकिस्तान में बनाई हुई इस्लामिक सरकार थी, लेकिन दूसरी सरकार जो भारत की बननी चाहिए थी, जो हिंदुत्व के आधार पर बननी चाहिए थी, क्योंकि विभाजन तो इसी आधार पर हुआ था। लेकिन वह सरकार सेकुलर हो गई, और वह सरकार जिस गति से चल रही थी, उस गति से भारत का वह निर्माण, भारत का वह जो भारत का सपना, जो भारत की आजादी के बाद जो सपना जो हमारे फांसी पर चढ़ते हुए जो भगत सिंह ने देखा था, वह भारत का सपना जो छत्रपति शिवाजी ने देखा था, वह भारत का सपना जो महाराणा प्रताप देखते थे, वह भारत तो बन ही नहीं सकता। हमारी प्राचीन भारत की सभ्यता के आधार पर नए भारत का निर्माण वह हो ही नहीं सकता। उस नए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जनसंघ की स्थापना हुई, और गुरु जी के आदेश के ऊपर और हमारे उस समय के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। वह जनसंघ का निकला हुआ विचार, तो मित्रों, वह विचार आपने देखा होगा, यह पूरे भारत के भीतर वह विचार फैला, और विचार जब भारत के भीतर फैला तो एक समय के ऊपर ऐसा आया कि सब जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, एक बार नहीं बनी, दो बार नहीं बनी, 3 बार भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन एक राज्य में हमारी सरकार नहीं थी। वह राज्य था बंगाल। वहां पर सरकार इसलिए जरूरी थी कि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बंगाल की धरती के ऊपर जन्म लिया था, वह बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन अब आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल के भीतर बनी है, तो शायद यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि। मित्रों, बंगाल में इस बार कोई विकल्प नहीं था। जब बंगाल चुनाव का विषय आता है तो मैं इसको बोलता हूं कि बंगाल में इस बार चुनाव नहीं था, बंगाल में इस बार चुनौती थी, चुनौती। और वह चुनौती थी बंगाल को बचाने की, बंगाल की प्राचीन सभ्यता को बचाने की। और बंगाल बचेगा तो ही भारत बचेगा। जब भारत को बचाने का धर्म युद्ध था, जब बंगाल का चुनाव के चुनाव नहीं था। और जब मैं वहां के ऊपर गया तो लोगों के भीतर एक प्रकार का डर था। और डर किस बात का था? वो अन्याय, वो अत्याचार, वो अन्याय अत्याचार किस बात का? कि वह जो लोग टीएमसी को वोट नहीं करते, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार। कि जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ एजेंट बन गया, उसका मकान छूट दो। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, उसकी हत्या कर दो। जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जा रहा है, उसको अपमानित करो। यही नहीं, कितने ही कार्यकर्ताओं की पीड़ा मैंने सुनी है। और वास्तव में वो पीड़ा मैं जब सुनता था तो मुझे वो समाजवादी पार्टी का वो कार्यकाल याद आता था। क्योंकि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा था, वो हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में देख चुके थे मित्रों। और देखते एक कार्यकर्ता, उसकी पीड़ा, उसकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने के कारण से उसकी पत्नी को नंगा करके चौराहे पर 4 घंटे खड़ा किया गया। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि वहां के ऊपर जिस प्रकार से लोगों के मकान फूके गए, हत्याएं हुई, 300 से भी ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान गई है। उन्होंने अपने बलिदान दिया है या भारतीय जनता पार्टी के लिए, बंगाल में परिवर्तन के लिए। यही नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के घर के ऊपर गया था, उसने बताया कि वह अनुसूचित समाज का कार्यकर्ता था और टीएमसी के गुंडों ने उसके घर में घुसकर मारपीट ही नहीं की, उसकी मां को मारा और उसके ऊपर पेशाब तक किया। यह सब हो रहा था। मैंने भारत के भीतर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। हम आजाद क्यों हुए? हम आजाद इसलिए हुए कि हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता का लाभ कब मिलेगा? कि मैंने जो वोट नहीं करेगा टीएमसी को, उसके साथ में अत्याचार होगा। जो वोट नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ देगा, उसके साथ अत्याचार होगा। तो यही तो यहाँ के ऊपर ही होता था। आपने तो विधुना में देखा ही होगा समाजवादी गुंडे क्या करते थे। आपने तो देखा ही होगा, मैंने तो पूरी लोकसभा में आज सब चीजों को देखा है। इसलिए मित्रों, जब बंगाल के भीतर हम लोग संकल्प लेकर गए थे कि इस बार मित्रों हमको लड़ना नहीं है, हमको लड़ना नहीं है। इस बार हमको जीतना ही है और जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह सारी बंगाल के समाज ने तय किया था। और मित्रों, वहां से हमको क्या मिला है? तो बंगाल में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां के ऊपर जहाँ के ऊपर 30% मुस्लिम है, 30% मुस्लिम। हमने असम में सरकार बनाई जहाँ के ऊपर 40% मुस्लिम है, 40%। अगर वहां के ऊपर सरकार बनी है तो सरकार कैसे बन गई? सरकार बनने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि सारा हिंदू समाज एकजुट हो गया। चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वह अनुसूचित समाज के लोग हों, चाहे वह जनजाति के लोग हों, वह सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए। और जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए तो इन दोनों राज्यों में कितनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, विषय जरूर आता है कि जब हमारे देश में एक और बंटवारे की जो राजनीति हो रही है, या गड़ा है या पिछड़ा है या अनुसूचित है या तेरी जाति है या मेरी जाति है या ऊंची जाति है या नीची जाति है या गई जाति है या पिछड़ी जाति है, और विभाजन के भीतर भी वहां लोग विभाजित नहीं हुए। तो विभाजित क्यों नहीं हुए? क्या कारण है? वह विभाजित इसलिए नहीं हुए कि उन सबको आईने में अपना चेहरा दिखने लगा,
आईने में अपना चेहरा दिखने लगा। और यह जगाया किसने मित्रों? किसने जगाया? यह जगाया बांग्लादेश ने। वह बांग्लादेश जहाँ के ऊपर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, अनाचार हुए, दुराचार हुए, और जिस प्रकार से वहां लोगों को मारकर किसी को पेड़ पर टांग दिया। आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, एक दीपू दास नाम का एक युवक, उसको पेड़ पर उल्टा लटका कर नीचे आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। वहां के ऊपर कोई पुल के ऊपर टंगा था, कोई पेड़ के ऊपर टंगा था। किसी को मारकर जलाकर कूड़े की गाड़ी में भरकर पूरे गांव में इसलिए घुमाया जाता था कि वहां रहने वाले हिंदुओं को दहशत आ जाए। और यही नहीं, कितनी बुरी तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसका विजुअल लोगों ने अपने मोबाइल पर देखा, टीवी पर देखा। पहले तो किस्से होते थे, कहानी होती थी, और किस्से कहानी को झूठ बता दिया जाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचनाएं गांव तक पहुंचती नहीं थी। क्या कश्मीर के भीतर हुआ एक ही रात में 4 लाख हिंदुओं को निर्वासित होना पड़ा। और कश्मीर में जिस प्रकार का अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा था, हमारे बिजुना के गांव में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं था क्या कश्मीर के भीतर हो रहा है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है। पहले लोग कहानी सुनाते थे, किस्से सुनाते थे, जिसको लोग झूठ बताते थे। ये झूठे सेकुलर लोग जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, मुस्लिम परस्त लोग, या लोग उन हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को झूठी कहानी बताते थे, आरएसएस का प्रोपोगंडा बताते थे, भाजपा का प्रोपोगंडा बताते थे। लेकिन वह प्रोपोगंडा वो सब फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो बांग्लादेश की घटनाएं जब लोगों ने विजुअली देखी, टीवी के ऊपर देखी, मोबाइल के भीतर देखी, तब लोगों को समझ में आया कि यही हमारा भविष्य है। यह दीपू दास के साथ जो हो रहा है, यह हमारे बच्चों के साथ भी होगा। और यह दीपू दास कौन है? यह बांग्लादेश में रहने वाले कौन है? यह बांग्लादेश में रहने वाला कोई ब्राह्मण नहीं है, यह बांग्लादेश में रहने वाले कोई सवर्ण नहीं है, यह पिछड़े भी नहीं है। यह तो बेचारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जिनको वहां के ऊपर उन्होंने षड्यंत्र के तहत वहां के ऊपर रोक लिया, और वह आज उनके साथ में अत्याचार करके उनकी आबादी को समाप्त करने का काम हुआ। और जब यह भविष्य लोगों को दिखाई पड़ा तो लोग इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हो गए। इसलिए यह जीत हिंदुत्व की जीत है, यह जीत हमारी सामूहिकता की जीत है। और यह जीत बटोगे तो कटोगे तो मानने वालों की जीत है। इसलिए मित्रों, इस बात का हमको ध्यान रखना है। या बंगाल से भी सीख मिली है, और यह जो सीख बंगाल असम से आई है, या उत्तर प्रदेश में भी मित्रों हमको घर घर जाकर बोलना है, घर घर जाकर बोलना है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम ठेके के लिए भाजपा में काम करने नहीं आए, हम किसी जमीन पर कब्जा करने के लिए भाजपा में काम करने के लिए नहीं आए। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से व्यापार करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में यदि काम करने के लिए आए हैं तो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। हम तो इसके लिए आए हैं, हम भारत को बनाने के लिए आए हैं, जहाँ पर हमारी आने वाली पीढ़ियों को रहना है, हमारे बच्चों को रहना है, उनके सामने संकट न आए, या जिहादी उनके रास्तों में अवरोध न खड़ा करें। हम इसके लिए राजनीति करने आए हैं, हम भारत को बनाने आए हैं, हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आए हैं। इसलिए मित्रों, हमको यह बात करनी है, जब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा किसके बीच में होगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ ये तथाकथित पीढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी है डेवलपमेंट है, विकास की बात करते हैं, और दूसरी ओर यह पीढ़ी है, ये डिवीजन की बात करती है, बंटवारे की बात करती है, ये बांटने की बात करती है। तुम बट जाओगे। अरे कहाँ तक बटोगे, कब तक बटोगे? अगर आप पिछड़ा एससी के बाद तो फिर जातियां हैं, अगर जातियों की बात करोगे तो हजारों जातियां हैं, और जातिवाद के नाम पर अगर आओगे तो हजारों जातियों की यदि पार्टी बन जाएगी, तो मित्रों अगर सबकी जातियों की पार्टियां बन जाएंगी तो फिर बहुमत किसको आएगा? आप समझ ही सकते हो मित्रों। फिर कभी बहुमत नहीं ला पाओगे, सिर्फ अल्पमत में ही रह जाओगे। कोई 2% है, कोई 3% है, कोई 1.5% है, कोई 4% है, कोई 5% है, बहुत अधिक 6-7% हो गए, लेकिन सामने वाला उत्तर प्रदेश में 20% है। और यही कारण है कि वह इनको सबको जिस प्रकार से, चाहे वह समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी हो या कांग्रेस हो, वह सबको सुपारी देता है कि तुम हिंदुओं को बांटो, तुम हिंदुओं को बांटो, तुम हिंदुओं को बांटो। क्योंकि उनका तो सपना ही एक है, उनका तो एक ही सपना है कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इसलिए ध्यान रखना है, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है,
हिंदुस्तान किसी एक जाति समाज का हिंदुस्तान नहीं है, या तो हमारे आपके जैसे असंख्य जातियों का देश है, या हम सबके पूर्वजों का देश है, या ऋषि मुनियों का देश है, या भगवान राम कृष्ण भगवान गौतम बुद्ध का देश है। इसलिए मित्रों, इस देश की चिंता हम सबको करनी है, और यह चिंता अब युद्ध नहीं होते। याद रखना, जब युद्ध होते थे तब युद्धों से सरकार बनती थी। जो राजा जीत जाता था उसका राज आता था, और जो राजा हार जाता था वह राज्य छोड़कर चला जाता था। लेकिन मित्रों, यह लोकतंत्र में अब युद्ध वोट से होता है, तलवार से नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, अपने लोगों को एकजुट करते रहना, या झूठी शान में झगड़ा नहीं करना, अपने भाई जैसे ही अपने पड़ोसी को भी भाई मानना। क्योंकि मित्रों, अब तुम्हारे घर में एक ही लोग होते हैं। पहले 5-5, 6-6 होते थे, घर में ताकत होती थी, लाठी होती थी। लेकिन अब घर में एक ही होता है, 2 ही होते हैं। तो इसलिए भैया, अपने 1-2 अपने पास पड़ोसी के 10-20 घरों के लोगों को जोड़कर अपने 2-2 को मिलाकर 20-25 कर दो, 20-25 कर दो। क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही ताकत है। यदि इकट्ठे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो यही बात कहता हुआ कि आने वाला चुनाव डेवलपमेंट और डिवीजन के बीच में होगा। तो इसलिए क्या चुनना है, डेवलपमेंट चुनना है या डिवीजन चुनना है, आपको तय करना है। यही बात है कि अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।